मैं सही है, डायरेक्शन में तो सही है। स्टूडेंट्स, मैं अनुराग मिश्रा आज 11वीं एग्रीकल्चर के क्लास में कृषि वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आपको सेकेंड यूनिट का टॉपिक कोशिका की संरचना के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए बच्चों, कोशिका को समझने से पहले आप सभी लोग एक चीज अपने दिमाग में लाएं कि संसार की प्रत्येक वस्तु किस पदार्थ की बनी है, यानी सजीव पदार्थ और निर्जीव पदार्थ। अगर हम पदार्थ की बात करते हैं तो प्रत्येक वस्तु की रचना पदार्थ से हुई है, परंतु आप कैसे जान सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि पदार्थ के दो गुण होते हैं। सबसे पहला गुण है पदार्थ का, वह स्थान घेरता है, और पदार्थ का दूसरा गुण है उसमें भार होता है। अब हम उस पदार्थ के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसमें ये दोनों गुण पाए जाते हैं, और वह पदार्थ सजीव पदार्थ कहलाता है। क्योंकि ये पदार्थ सजीवों में पाया जाता है, जिसको जीव द्रव्य अर्थात जीव में पाया जाने वाला द्रव्य या पदार्थ को द्रव्य भी कहा जाता है। द्रव्य या पदार्थ एक ही बात है। जीव में पाया जाने वाला पदार्थ अर्थात जीव द्रव्य, जिसको इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। अर्थात सजीव पदार्थ जिनमें पाया जाता है उन प्राणियों को सजीव प्राणी कहा जाता है, और सजीव प्राणी के अंतर्गत दोनों शामिल होते हैं, पौधे एवं जंतु। चाहे पौधा हो चाहे जंतु हो, कोई भी सजीव प्राणी है उसकी रचना किससे होती है? सजीव पदार्थ अर्थात जीव द्रव्य से होती है। अगर हम एक बात कहें कि सजीव प्राणी चाहे जंतु हो चाहे पौधा, वो दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय प्राणी वे होते हैं, चाहे जंतु की बात हो चाहे पौधे की बात हो, अगर जीवन संबंधी सभी क्रियाएं, जीवन संबंधी क्रियाओं का मतलब है श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, जनन आदि, ये जीवन संबंधी सभी क्रियाएं, चाहे पौधा हो चाहे जंतु हो, अगर एक ही कोशिका सभी क्रियाओं को संपन्न करती है तो ऐसे प्राणियों को एक कोशिकीय प्राणी कहते हैं। लेकिन अगर इन जीवन संबंधी क्रियाओं को संचालित करने के लिए प्रत्येक सजीव प्राणी अपने कार्यों को बांट लेता है, यानी हर एक कोशिका अपना एक विशेष कार्य करने के लिए उत्तरदायी हो जाती है, तब ऐसे प्राणियों को बहुकोशिकीय प्राणी कहा जाता है, जिसमें अनेक कोशिकाएं अपना विशिष्ट कार्य करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। मान लीजिए किसी एक सजीव प्राणी की रचना जीव द्रव्य से होती है, ये उस सजीव प्राणी में पाया जाने वाला जीव द्रव्य
अगर बात करें तो इस जीव द्रव्य के छोटे छोटे पिंड जो कि जीव द्रव्य के ही बने हुए हैं, इन जीव द्रव्य के छोटे छोटे पिंड जिसको कोशिका कहा जाता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं, एक सरल शब्दों में अगर कोशिका को हमें परिभाषित करना हो तो कोशिका वास्तव में जीव द्रव्य का एक पिंड है। ऐसी ही बहुत सारे पिंडों से मिलकर एक सजीव प्राणी की रचना होती है और जितनी भी सजीव प्राणी की जीवन संबंधी क्रियाएं हैं वो जीव द्रव्य के द्वारा ही संचालित होती हैं। इसके लिए अगर हम जीव कोशिका की आधुनिक परिभाषा को बोले तो हम कह सकते हैं प्रत्येक सजीव प्राणी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। प्रत्येक सजीव प्राणी की रचना मतलब उसकी संरचना का निर्माण कोशिका से होता है और जितनी भी कार्य संपादन सजीव प्राणी के द्वारा किए जाते हैं उनमें कोशिका ही भाग लेती है। अर्थात प्रत्येक सजीव प्राणी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। चूंकि कोशिका जीव द्रव्य का एक पिंड है तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं प्रत्येक सजीव प्राणी का निर्माण कोशिका से ही होता है और प्रत्येक सजीव प्राणी के कार्यों के संचालन में जीव द्रव्य ही भाग लेता है। अब बात आती है कि ये जीव द्रव्य के निर्माण में कौन कौन अणु भाग लेते हैं। वे सभी अणु, देखिए पदार्थ की रचना अणुओं से होती है। वह पदार्थ जो किसी जीव में पाया जाता है उसको जीव द्रव्य कहा जाता है और वे सभी अणु जो किसी जीव में पाए जाने वाले जीव द्रव्य की रचना करते हैं उनको जैविक अणु कहा जाता है। जैविक अणु कहा जाता है। जीव द्रव्य की अगर हम बात करें तो इस जीव द्रव्य में जो जैविक अणु पाए जाते हैं उनमें कार्बनिक अणु भी हैं और अकार्बनिक अणु भी हैं। लगभग इस जीव द्रव्य का 90% पोषण वाटर अर्थात जल से बना होता है। उसके अलावा कार्बनिक अणुओं की बात करें तो लगभग 7% प्रोटीन, 2% कार्बोहाइड्रेट एवं 1% आनुवंशिक पदार्थ दो रूपों में जो कि होता है डीएनए या आरएनए के रूप में पाया जाता है। अगर हम इसी को कार्बनिक अणु और अकार्बनिक अणुओं में डिवाइड करेंगे लगभग 1% से भी कम जो है वो अकार्बनिक पदार्थ होता है।
अगर हम इसी संगठन को कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ के रूप में दिखाएं तो 90% तो वाटर, कुल टोटल 7% आप क्या मानेंगे, कार्बनिक पदार्थ, 2% मानेंगे टोटल अकार्बनिक पदार्थ, और 1% टोटल आनुवंशिक पदार्थ। आप इसको जोड़ लीजिए, 100%, 90 और 7 97 और 2 99 और 1 100, अर्थात इस जीव द्रव्य के 100% का 90% पोषण जल के रूप में पाया जाता है और उसी जल में ये कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ घुलित रूप में पाए जाते हैं और इसके बीच में एक आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए के रूप में पाया जाता है। तो इस प्रकार की कोशिका जिसमें केवल जीव द्रव्य और उसमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए या आरएनए होता है और ये संपूर्ण जीव द्रव्य एक आवरण या कला से घिरा रहता है जो इसको बहने से रोकता है, उस कला को, उस आवरण को जीव द्रव्य कहा जाता है और जीव द्रव्य कला कहा जाता है, क्योंकि इस संपूर्ण संरचना को जिसमें जीव द्रव्य एक जीव द्रव्य कला से घिरा रहता है उसको कोशिका नाम दिया जाता है और जब हम इसको कोशिका कहेंगे तो इसी जीव द्रव्य कला को कोशिका कला भी कहा जाता है। तो सबसे पहले जब किसी सजीव प्राणी का निर्माण हुआ तो सबसे पहले जो कोशिका बनके तैयार हुई वो एक सरलतम कोशिका थी जिसमें जीव द्रव्य और आनुवंशिक पदार्थ और जीव द्रव्य कला पाई जाती थी। ऐसी कोशिका जिसमें केवल आनुवंशिक पदार्थ जीव द्रव्य में पड़ा हो और केवल जीव द्रव्य कला से घिरा हो, ऐसी कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। और ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सबसे सरलतम जीवों में पाई जाती हैं। कौन से वो सरलतम जीव हैं जिनका निर्माण प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से होता है? इसके उदाहरण के रूप में सबसे पहला उदाहरण है जीवाणु, अर्थात जीवाणु की रचना प्रोकैरियोटिक कोशिका से होती है जिसको हम इंग्लिश में बैक्टीरिया भी कहते हैं। और दूसरा प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल जो है वो है नीले हरे शैवाल, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी शॉर्ट में BGA के नाम से भी जानते हैं। अर्थात जीवाणु और नीले हरे शैवाल ये सबसे सरलतम प्राणी हैं, जीवित प्राणी हैं और इनकी रचना सबसे सरल कोशिका से हुई है। उसकी सरल कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। अब इस सरलतम प्राणी से जब आधुनिक प्राणी, जटिल प्राणी की रचना हुई और जटिल प्राणी की रचना हुई तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका ने अपना रूप बदल लिया। कैसे अपना रूप बदल लिया? ये जो आनुवंशिक पदार्थ है जो कि जीव द्रव्य में पाया जाता है, इसके चारों तरफ एक कला का आवरण और बन गया। अर्थात दो कलाओं के आवरण हैं। एक वह आवरण जो आनुवंशिक पदार्थ को घेरे हुए है जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं था, ऐसा आवरण जो आनुवंशिक पदार्थ को घेरे रहता है उसको केंद्रक कला कहा जाता है। और ऐसा आवरण जो जीव द्रव्य को घेरे रहता है उसको जीव द्रव्य कला कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि केंद्रक कला प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होती है, अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है।
जबकि दूसरे प्रकार की जो कोशिकाएं जिससे जटिल प्राणी की रचना होती है उनको यूकैरियोटिक कोशिका और उन प्राणियों को यूकैरियोटिक प्राणी कहा जाता है जिनमें आनुवंशिक पदार्थ के चारों तरफ केंद्रक कला और जीव द्रव्य कला पाई जाती है, अर्थात जीव द्रव्य दो भागों में बढ़ जाता है। जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक कला के अंदर पहुंच जाता है उसको केंद्रक द्रव्य कहा जाता है, ये केंद्रक द्रव्य हो जाता है। और उसी जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक कला के बाहर जीव द्रव्य कला से घिरा होता है उसको जीव द्रव्य कला कहा जाता है। जीव द्रव्य कला केंद्रक द्रव्य के दो भाग हैं जो जीव द्रव्य कला से घिरा रहता है। जीव द्रव्य का वह भाग कोसा द्रव्य कहलाता है, अर्थात जीव द्रव्य के दो भाग हो जाते हैं। वह भाग जो केंद्रक कला से घिरा होता है उसको केंद्रक द्रव्य कहा जाता है और वह भाग जो जीव द्रव्य कला से घिरा रहता है उसको कोसा द्रव्य कहा जाता है। ये जीव द्रव्य का ये बंटवारा किसके कारण हुआ? केंद्रक कला के बन जाने से हुआ, अर्थात जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें जीव द्रव्य केंद्रक द्रव्य और कोसा द्रव्य में बंटा नहीं होता, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला के बन जाने से संपूर्ण जीव द्रव्य दो भागों में बढ़ जाता है, एक केंद्रक द्रव्य और दूसरा कोसा द्रव्य, अर्थात ये दोनों भाग जीव द्रव्य के ही हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जीव द्रव्य को हम किस प्रकार दिखा सकते हैं? जीव द्रव्य बराबर, अर्थात इसके दो भाग हैं, एक कोसा द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य, अर्थात कोसा द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य कहा जाता है। इंग्लिश में भी आप लोग टर्म याद रखें क्योंकि पेपर में इन टर्मों को पूछ लिया जाता है। जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं और कोसा द्रव्य को साइटोप्लाज्म कहते हैं और केंद्रक द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, अर्थात साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। तो दूसरे तरीके की कोशिकाएं जिनमें केंद्रक कला होती है और जीव द्रव्य कोसा द्रव्य और केंद्रक द्रव्य में बटा होता है, इस प्रकार की कोशिकाएं जटिल प्राणियों में पाई जाती हैं और जटिल प्राणी वह प्राणी होते हैं जिनमें विभिन्न कार्यों को संपादन के लिए प्राणी अपने संपूर्ण शरीर की रचना में बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। ऐसे प्राणियों को जटिल प्राणी कहा जाता है। उन जटिल प्राणियों में भी एक कोशिकीय प्राणी होते हैं जिनका शरीर प्रोकैरियोटिक नहीं यूकैरियोटिक कोशिका का होता है। तो ऐसे कोशिकीय यूकैरियोटिक प्राणी कौन से उनके उदाहरण हैं? अमीबा और पैरामीशियम। तो ये है तो ये यूकैरियोटिक प्राणी, लेकिन इनका शरीर एक ही यूकैरियोटिक कोशिका का बना है। ऐसे प्राणियों को एक कोशिकीय यूकैरियोटिक प्राणी कहा जाता है। तो दूसरे प्रकार की कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोसा कहा जाता है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका का पहला अंतर हम आपको बता दें। ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो हैं इनके उदाहरण के रूप में पादप कोशिका, जंतु कोशिका, और नीले हरे शैवालों को छोड़कर जितने भी बाकी शैवाल हैं वो सब यूकैरियोटिक कोशिकाओं के ही बने होते हैं, अर्थात शैवाल। किसको छोड़कर? ब्लू ग्रीन एलगी को छोड़कर।
तो आपने देखा प्रत्येक पादप कोशिका और जंतु कोशिका और शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी नीले हरे शैवालों को छोड़कर इन सभी सजीव प्राणियों का निर्माण यूकैरियोटिक कोशिका से ही संभव है। अब आज के टॉपिक को हम यहीं पे विराम दे रहे हैं। कल हम आपको पादप कोशिका की संरचना और उसकी जंतु कोशिका से तुलना यानी डिफरेंस, इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। आप इस टॉपिक को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। धन्यवाद।